इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है और डॉक्टर आपसे पूछता है इसका जीसीएस क्या है। अब यहाँ पे आप अटक चुके हो। अगर आप इस कंडीशन में अटके तो आप ना तो पेशेंट का प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट कर पाओगे, ना ही उसका असेसमेंट। तो आज के बाद से जीसीएस सिर्फ रटना नहीं है, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे हम, वो भी विदिन सेकंड्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो आज हम काफ़ी टाइम में वीडियो डाल रहे हैं, तो एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो कि क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट असेसमेंट में बहुत हेल्प करता है, आपके क्रिटिकल एरियाज में बहुत काम आता है, इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत काम आता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीसीएस के बारे में। ठीक है, आप सब ने जीसीएस के बारे में सुना हुआ है, आप सब जानते हैं जीसीएस क्या होता है। आपने कई बार क्रिटिकल एरियाज में सीनियर स्टाफ्स को बात करते हुए देखा होगा, डॉक्टर्स को भी बात करते हुए देखा कि इसका जीसीएस कितना चल रहा है, पेशेंट का जीसीएस। तो वो जीसीएस है क्या, उसमें हम क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं, वो क्यों हम यूज करते हैं, आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आगे चलते हैं। पहला है कि व्हाट इज जीसीएस, जीसीएस है क्या। ठीक है, तो अगर मैं जीसीएस की बात करूं तो जीसीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लासगो कॉमा स्केल। ठीक है, क्या है जीसीएस? ग्लासगो कॉमा स्केल। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? ये एक स्केल है, अ स्केल विच इज यूज्ड टू assess the कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट, है ना। और ये बेसिकली कौन से पेशेंट्स में यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है आपका जनरली कौन से केसेस में? हेड इंजरी के केसेस में, ऐसे पेशेंट जिनको हेड इंजरी हुई हो। ठीक है, दूसरा ऐसे केसेस जो हमारे ऐसे पेशेंट जो हमारे कहाँ पर हैं? क्रिटिकल एरियाज में हैं। और इमरजेंसी सिचुएशंस में हम क्या असेस करते हैं? जीसीएस असेस करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो जीसीएस होता है उसके अंदर हम तीन पैरामीटर्स, ये हमारे ब्रेन के तीन फंक्शंस को असेस करता है, जिसमें आता है आपका पहला, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये तीन पैरामीटर्स हम इसमें असेस करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पैरामीटर्स आर असेस्ड किसके? ब्रेन के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात आती है कंपोनेंट्स की, जीसीएस के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो बेसिकली जो जीसीएस के कंपोनेंट्स हैं वही जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि पैरामीटर्स कितने हैं जीसीएस के, हम जो ब्रेन के तीन पैरामीटर्स ये यूज करता है, असेस करता है, उन तीन पैरामीटर्स की बात में हम कहाँ पे करेंगे? कंपोनेंट्स में। तो इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है आई रेस्पॉन्स, दूसरा होता है वर्बल रेस्पॉन्स, और तीसरा होता है मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स। और ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स कौन किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए उसने कहा था कि ये ब्रेन के तीन मेजर पैरामीटर्स को असेस करता है। पहला है आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, ये तीन पैरामीटर्स कैसे असेस किए जाएंगे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक पैरामीटर्स को हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा सी चीज ये देख लो कि जो मेरी आई रेस्पॉन्स है मैं उसको डिनोट करूंगा ई से, वर्बल रेस्पॉन्स को मैं डिनोट करूंगा वी से, और मोटर रेस्पॉन्स को मैं डिनोट करूंगा एम से। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए? इसके कंपोनेंट हो गए ई वी एम, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, इनकी स्कोरिंग भी होती है, तो मैं यहाँ पे स्कोरिंग बता देता हूँ। जो आई होती है उसके अंदर चार स्कोरिंग होती है, उसके अंदर हम आई के अंदर भी चार पैरामीटर्स पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे पेशेंट्स के डिफरेंट सिचुएशन में पेशेंट के आई रेस्पॉन्स को असेस करेंगे। वैसे ही हम वर्बल के अंदर भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के वर्बल रेस्पॉन्स हम असेस कर सकते हैं, और वैसे ही हम
मोटर रेस्पॉन्स को भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मोटर रेस्पॉन्स असेस किए जा सकते हैं। तो बेसिकली जितने इसमें रेस्पॉन्सेज होते हैं उनकी स्कोरिंग होती है, उन्हीं स्कोरिंग के नाम पे यहाँ पे फॉर्मूला बन के आता है E4V5M6। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल कंपोनेंट है, जनरल पैरामीटर है। अगर किसी जो एक पेशेंट है जो बहुत कॉन्शियस है, यानी कि एज लाइक मी एंड यू, अगर हम में से किसी का जीसीएस असेस किया जाए तो हमारा जीसीएस आएगा E4V5M6। ठीक है, अब ये E4V5M6 है क्या, कैसे आया, यहाँ पे स्कोरिंग कैसे आई, हम एक एक पैरामीटर को, जब हम आई रेस्पॉन्स पढ़ेंगे तो उसमें आई वाला पढ़ लेंगे, वर्बल रेस्पॉन्स पढ़ेंगे तो उसमें वी वाला, और मोटर रेस्पॉन्स में एम वाला। ठीक है, हर एक पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उन सबको पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन है कि भाई जीसीएस दिया किसने था। कोई तो ऐसा होगा जिसने जीसीएस प्रोड्यूस किया था, जीसीएस बनाया था, तो वो कौन था। तो जीसीएस ना दो साइंटिस्ट ने बनाया था, मतलब दो फिजियोलॉजिस्ट ने बनाया था, फिजिशियंस ने। उनमें से एक का नाम था ग्रैहम टीसडेल, दूसरे थे ब्रायन जेनेट। ठीक है, और इन दोनों ने ये बनाया था 1974 में। कहां पे बनाया था ये बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जो कि आपकी कहां पर है, स्कॉटलैंड में। जो यूनिवर्सिटी कहां पर है, स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड यूके। ठीक है, ये ग्लासगो नाम की एक सिटी है, वहां पे यूनिवर्सिटी है, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है वैसे ही ग्लासगो सिटी है स्कॉटलैंड के अंदर, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। उसके अंदर इन इन दोनों लोगों ने, ग्राहम और ब्रायन ने 1974 में जीसस का फॉर्मेशन किया था, जीसस को प्रोड्यूस किया था, बनाया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये बेसिक जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम हर एक रेस्पॉन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं पहले आई रेस्पॉन्स की। तो वो कह रहा है कि अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई रेस्पॉन्स कर रहा है, जैसे हम और आप कर रहे हैं ना, स्पॉन्टेनियसली खुद से, आपने अपनी आंखें खोली हैं, आप पलक झपका रहे हो ना, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप से अपनी आंखें खोल रहा है, तो उसकी स्कोरिंग जाती है 4। कितनी जाती है, 4। ठीक है, तो इसलिए इसके यहाँ पे स्कोरिंग आ गई 4। ठीक है, E4। समझ में आया, आई रिस्पॉन्स समझ में आया कि भाई अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली खुद से अपनी आंखें खोल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम जो स्कोरिंग है वो देते हैं 4 स्कोरिंग देते हैं। कितनी देते हैं, 4। तो हमारे आई रेस्पॉन्स के अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो थोड़ा पहले से ही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। आई रेस्पॉन्स के अंदर हम 4 पैरामीटर्स पढ़ेंगे, वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर हम 5 पैरामीटर पढ़ेंगे, और मोटर रेस्पॉन्स के अंदर हम 6 पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो हमारी, आप आई में 4 स्कोरिंग कब दोगे, 4 नंबर कब दोगे, जब आपका पेशेंट खुद से स्पॉन्टेनियसली अपनी आईज को ओपन कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम स्कोरिंग देते हैं 4। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका E3, यानी कि रेस्पॉन्स टू स्पीच। जब आप बोलते हो, पेशेंट सोया हुआ है, या फिर पेशेंट नींद जैसे भी है, उसकी आई क्लोज है। ठीक है, अब आप उसका नाम लेके बुलाते हो। ठीक है, तो आपने स्पीच करा, सपोज करो किसी पेशेंट का नाम मिस्टर एक्स है, तो आपने बुलाया मिस्टर एक्स, उसने आपकी आवाज सुनी और उसने अपनी आंखें खोली। यानी कि स्पीच, जब आप बोलोगे, जब कोई आवाज आएगी तभी वो अपनी आंखें खोल रहा है, स्पॉन्टेनियसली नहीं खोल रहा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टू स्पीच, और ऐसे उसमें हम स्कोरिंग देते हैं 3। तो यहाँ पे हमारा हो गया E3। अंडरस्टैंड। E4 कब होगा, पेशेंट का आई रेस्पॉन्स 4 कब होगा, स्कोरिंग 4 कब होगी, जब वो स्पॉन्टेनियसली अपनी आंखें खोल रहा होगा। और अगर वो अपनी आंखें स्पॉन्टेनियसली ना खोल के किसी आवाज पे खोल रहा है, किसी स्पीच पे खोल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्कोरिंग जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है रेस्पॉन्स टू पेन। अब अगर आपका पेशेंट ना तो स्पॉन्टेनियसली आंखें खोल रहा है, ना ही स्पीच से खोल रहा है, लेकिन अगर आप उसे पेन स्टिमुलाई देते हो, अगर आप उसे बाहर से पेन स्टिमुलाई देते हो, तो उससे ये पेशेंट क्या कर रहा है, अपनी आंखें खोल रहा है। जैसे सपोज करो कोई पेशेंट लेटा हुआ है, आप गए, आपने उसको बुलाया, वो नहीं सुना, उसने अपनी आंखें नहीं खोली, तो आप उसे हाथ लगा के टच करते हो, वो नहीं, फिर भी नहीं जग रहा है। ठीक है, फिर आप थोड़ी सी चूटी काटते हो ना, तो वो जो चूटी काटी आपने, उसने क्या किया, पिंच किया, जो वो किया गया, आपने पेन स्टिमुलाई दी है उसको। ठीक है, तो जो पेन स्टिमुलाई से अगर वो अपनी आंखें खोल रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है रेस्पॉन्स टू पेन, और ऐसे में स्कोरिंग चली जाती है हमारी 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया E2। अंडरस्टैंड।
आपने E4 देखा जिसमें पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आगे खोल रहा था, E3 देखा जिसमें पेशेंट स्पीच से आगे खोल रहा था, E2 देख रहा है आपने जिसमें पेशेंट पेन स्टिमुलाई से अपनी आंखें खोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो ये पेन आप स्टिमुलाई दे रहे हो ये कैसे देंगे हम, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो पेन स्टिमुलाई होती है वो दो तरह की होती है, टू टाइप ऑफ पेन स्टिमुलाई। ठीक है, पहली होती है सेंट्रल पेन स्टिमुलाई, दूसरी होती है पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई। ठीक है, अब सेंट्रल जो पेन स्टिमुलाई होती है उसके अंदर भी ना आपकी तीन चीज बेसिकली तीन चीजें आती हैं। पहला आता है आपका जो जिस इमेज में दिख रहा है आपको, है ना, इसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। ये कौन सी स्टिमुलाई है? सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। दूसरा आता है इसमें ट्रेपेजियस स्क्वीज। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा इसकी। ट्रेपेज स्क्वीज मतलब क्या होता है? एक मसल होती है जिसको हम स्क्वीज करते हैं, पिंच करते हैं। ठीक है, उससे भी हम देते हैं। थर्ड होता है स्टर्नल रिब, है ना, स्टर्नम पे बीच छाती पे एंड द कॉर्नर ऑफ द स्टर्नम पे हम स्टिमुलाई देते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है हमारी, ये वाली क्या कहते हैं, स्टर्नम रिब वाली, आज के टाइम में इसको लेस यूज है, इसे हम कम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि चेस्ट पे फिर स्क्वीज वो तो लोग कई बार होता है कि ब्रूसेस होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ब्रूसेस साइन हो जाते हैं। तो इस वजह से हम स्टर्नल रिब पे जो हम स्टिमुलाई देते हैं, छाती पे जो स्टिमुलाई देते हैं पेन की, उसे हम कम यूज करते हैं आज के टाइम पे। तो हम बेसिकली सेंट्रल स्टिमुलस के अंदर ये दो ही यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल पेन स्टिमुलाई तीन तरह की होती है। पहला सुप्रा ऑर्बिटल, अभी मैं इमेज दिखाऊंगा। दूसरा ट्रेपेजियस स्क्वीज और थर्ड वन इज अ स्टर्नल रिब। और स्टर्नल रिब जो होती है उसमें हम आधी टाइम हम उसे कम यूज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई की। तो इसमें आता है प्रेशर अप्लाइड ऑन नेल बर्ड्स। हम नेल पेशेंट के नेल बड पे पिंच करते हैं बहुत जोर से, ऐसे ना, अपने नेल से पेशेंट के नेल को ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये कहलाती है पेरिफेरल पेन स्टिमुलाई। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो वाला है ये पेरिफेरल पेन नेल नेल बड स्क्वीज है। ठीक है, ये वाला कौन सा है? नेल बर्ड प्रेशर। ठीक है, और थोड़ा इसको और जूम आउट कर लेते हैं, दिखे प्रॉपर। ठीक है, ये है ट्रेपेजियस स्क्वीज, ये वाला। ठीक है, ये शोल्डर के बगल में है, नेक के बगल में जो ये वाली है, शोल्डर के ऊपर ये मसल ना, ये वाली, इसको बोलते हैं ये ट्रेपेजियस मसल है। तो इसको स्क्वीज करेंगे तो यहाँ से भी पेन स्टिमुलाई जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियस स्क्वीज। और ये है आपका जो अभी आपने ऊपर इमेज देखी हुई थी, दैट इज योर सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। जो हमारी आईब्रो है, इसको हम, जो आई है ना, इस आई को ये बोल रहा है ऑर्बिट। इसको हम आई के ऑर्बिट को हम बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट के ऊपर यानी कि सुप्रा, सुप्रा का मतलब ऊपर, तो ऑर्बिट के ऊपर जो ये आईब्रो है इसको प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, इसको इसको बहुत जोर से प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ से पेन स्टिमुलाई जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। तो दो तरह की स्टिमुलाई आपने देख ली पेन स्टिमुलाई, एक सेंट्रल जिसमें आपकी सुप्रा ऑर्बिटल और ट्रेपेजियस स्क्वीज आता है, स्टर्नम भी आती है, लेकिन इसको हम कम यूज करते हैं। दूसरा पेरिफेरल स्क्वीज जिसमें आप नेल बड पे प्रेशर डालते हो। ठीक है, तो अगर इन जगह पे पेन स्टिमुलाई देने से आपका पेशेंट अपनी आंखें खोल रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है रेस्पॉन्स टू पेन, और उसमें स्कोरिंग जाती है आई रेस्पॉन्स की 2, तो वो कहलाएगी E2। अंडरस्टैंड? अब आगे चलते हैं। लास्ट वन इज E1। वन स्कोरिंग कब जाएगी? जब आपका पेशेंट नो रेस्पॉन्स है, ना तो वो खुद से आंखें खोल रहा है, ना आपके बोलने पे खोल रहा है, ना आपकी पेन स्टिमुलाई पे खोल रहा है, तो यानी कि उसका कोई भी आई रेस्पॉन्स नहीं है, जैसे आपके कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं, है ना, ऐसे पेशेंट्स को हम स्कोरिंग देते हैं E1।
E1 का मतलब क्या है कि पेशेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है किसी भी स्टिमुलाई से, ना तो वर्बल स्टिमुलाई से, ना स्पॉन्टेनियसली वो बात कर रहा है, और ना ही पेन स्टिमुलाई से वो कोई रेस्पॉन्स दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको स्कोरिंग देंगे E1। ठीक है। अब ये हो गई, देखो आई ओपनिंग में कितने पैरामीटर्स हमारे, 4, टोटल रेस्पॉन्स कितने हो गए, 4। ठीक है, अब उनमें से आपने देख लिया पहला रेस्पॉन्स यानी कि स्पॉन्टेनियस, अगर पेशेंट खुद से आंखें खोल रहा है तो 4 स्कोरिंग, अगर पेशेंट आपका स्पीच से खोल रहा है तो 3, पेन से खोल रहा है तो 2, और कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 1। आई होप आपको आई रेस्पॉन्स क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब वर्बल रेस्पॉन्स की तरफ। आई के अंदर 4 रेस्पॉन्स थे जो आपने देख लिए, स्पॉन्टेनियस, स्पीच, पेन एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स में कितने रेस्पॉन्स है आपके, 5 रेस्पॉन्स है। कितने हैं, 5। और पांचवा रेस्पॉन्स कब होगा, जब पेशेंट आपका ओरिएंटेड होगा। ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि वो खूब अच्छे से बात कर रहा है। वर्बल रेस्पॉन्स में आपसे बात कर रहा हूं, मैं ओरिएंटेड हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, दैट इज अ ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई मेरा नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा मेरा नाम मनोज है। आप मुझसे पूछोगे टाइम क्या हो रहा है, तो मैं बताऊंगा शाम हो रही है, सुबह हो रही है, दोपहर हो रहा है ना। तो आप मुझसे जो भी पूछोगे तो मैं उसका प्रॉपर आंसर दे रहा हूं, एज एक्यूरेट आंसर दे रहा हूं, दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन। ठीक है, जब आपका पेशेंट आपसे प्रॉपर अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करता है, आपके जवाबों का अच्छे से रेस्पॉन्स देता है, फुली अप्रोप्रिएट आंसर देता है, तो ऐसा पेशेंट कहलाता है वर्बली ओरिएंटेड, यानी कि वो अच्छे से बात कर पा रहा है। ठीक है, तो दैट इज योर V5। V5 कब होगा, जब आपका पेशेंट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम V4 की तरफ। पेशेंट कंफ्यूज्ड है। ठीक है, आपने कुछ पूछा उससे, अब पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन वो कंफ्यूजन में है, वो रैंडमली कुछ भी बोल दे रहा है, कंफ्यूज है जैसे, है ना। जैसे मान के चलो आप मुझे पूछ रहे हो कि अब टाइम क्या हो रहा है, सपोज करो सुबह हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं अब तो दोपहर हो रही है, तो ये क्या है, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जब आप पेशेंट को दिखेगी आपका अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट आंसर्स मिल रहे हैं जो कंफ्यूज्ड वाले हैं, रैंडमली पेशेंट बोलना शुरू कर दे रहा है, तो ऐसा कंडीशन कहलाती है आपकी कंफ्यूज स्टेट। और कंफ्यूज स्टेट कब आएगी, जब क्या स्कोर देंगे हम उसमें, 4 स्कोर देंगे, वो कहलाएगा V4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वर्बल रेस्पॉन्स 3। वर्बल रेस्पॉन्स 3 कब होगा, जब पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलेगा, है ना, स्पीक इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि आपने सपोज करो उससे पूछा आपका नाम क्या है, तो पेशेंट कुछ भी कहने लग गया, आलू कचालू टमाटर, है ना, कुछ भी कहने लग गया है, फरारी, गाड़ी का नाम ले लिया कोई, मतलब उसे इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, सॉरी ये तो फिर भी अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, इन अप्रोप्रिएट जैसे मतलब कुछ भी जो जम्बल्स वर्ड्स होते हैं जिनका रियल में कोई मीनिंग ही नहीं है, उनको बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। ये तो फिर भी हम मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। इनअप्रोप्रिएट जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि भाई ये FGG क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है ना, ये वाले वर्ड्स, ये इन्हें बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। आप कुछ पूछ रहे हो, पेशेंट कुछ अलग ही बता रहा है जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे भाई ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, और ऐसी कंडीशन में स्कोरिंग जाती है V3। ठीक है, वर्बल रेस्पॉन्स 3। आपने वर्बल रेस्पॉन्स 5 पढ़ा जिसमें पेशेंट ओरिएंटेड था, वर्बल रेस्पॉन्स 4 पढ़ा जिसमें पेशेंट क्या कर सॉरी क्या कर रहा था, पेशेंट कंफ्यूज्ड था। ठीक है, वर्बल रेस्पॉन्स 3 पढ़ा जिसमें पेशेंट क्या कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं V2 की तरफ। V2 में क्या होगा, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स। इनकॉम्प्रिहेंस यानी कि आप उससे पूछ रहे हो कुछ भी, तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और साउंड भी कैसी, इनकॉम्प्रिहेंसिव। इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, जो अनक्लियर हो, जो अनक्लियर हो, नॉट अंडरस्टैंडेबल हो, जिन्हें आप नहीं समझ सकते हो, है ना। वो बोल रहा है लेकिन वो बोल ऐसे रहा है कि हमें सिर्फ साउंड सुनाई दे रही है, हमें ये सुनाई नहीं दे रही कि वो बंदा बोल क्या रहा है, वो वर्ड क्या बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्कोरिंग जाएगी वो जाएगी 2, और हमारा वर्बल का स्कोर चला जाएगा V2। समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं 1 की तरफ। जब पेशेंट कुछ भी नहीं बोलता है, आप उसे बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, वो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उससे, लेकिन वो आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में जो वर्बल रेस्पॉन्स आएगा वो आता है आपका 1। ठीक है, और वो अभी कंडीशन चली जाएगी V1। ओके, तो अब बेसिकली जो ये यहाँ पे ये है ना, ये वर्बल, ये इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स और ये इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये पेन स्टिमुलाई से भी हो सकता है कि अगर आपने पेशेंट को पेन स्टिमुलाई दिया तो वो कुछ भी इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, या फिर वो इन कॉम्प्रिहेंसिव साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा ना पेन स्टिमुलाई से। जब आप पेन दोगे तो आवाजें निकालेगा जो इन अनअंडरस्टैंडेबल्स होंगी, तो वो
कंडीशन भी यहाँ पे फिट बैठती है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप चीखते ही रहो और वो उस पर ही रेस्पॉन्स आप असेस करो। हो सकता है पेशेंट आपकी ना सुने तो आप पेन स्टिमुलाई दे दो, उस केस में भी ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बाकी हमारी मेजर जाता है वर्बल रेस्पॉन्स पे ही। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। देखो वर्बल रेस्पॉन्स कितनी हो गई, 5 रेस्पॉन्सेज हो गए, टोटल रेस्पॉन्स 5, टोटल स्कोरिंग 5। अब 5 स्कोर कब दोगे, जब आप ओरिएंटेड, जब पेशेंट आपका फुली ओरिएंटेड होगा। ठीक है, और 4 स्कोरिंग जब पेशेंट कंफ्यूज होगा, 3 स्कोरिंग जब पेशेंट आपके इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलेगा, 2 स्कोरिंग जब पेशेंट इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड प्रोड्यूस करेगा, और 1 स्कोरिंग जब पेशेंट कुछ भी नहीं वो करेगा, बोलेगा। तो उसमें आप स्कोरिंग दोगे 0, सॉरी 1, इसमें 0 स्कोरिंग नहीं होती है, 1, दैट इज योर नन। ठीक है, आगे चलते हैं हम मोटर रेस्पॉन्स पे। अब मोटर रेस्पॉन्स क्या होता है, मोटर रेस्पॉन्स के अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। उनमें से पहला पैरामीटर आता है ओबेज कमांड, यानी कि आप पेशेंट को जो बोल रहे हो, आप पेशेंट को बोल रहे हो हाथ उठाओ, उसने हाथ उठा लिया। आप पेशेंट से बोल रहे हो अपना लेग उठाओ, उसने लेग उठा लिया। आप पेशेंट को बोल रहे हो माउथ ओपन करो, वो माउथ ओपन कर ले रहा है। तो यानी कि आपकी जो हर कमांड को अगर पेशेंट फॉलो कर रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है ओबेज कमांड, और उसमें स्कोरिंग जाती है 6। तो यहाँ पे हमारा मोटर स्कोर हो जाएगा M6। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले M5, मोटर रेस्पॉन्स 5, जिसमें क्या होगा, लोकलाइज टू पेन। अब इसमें लोकलाइज पेन का मतलब क्या है कि अगर आप पेशेंट को पेन दे रहे हो, हमें क्या चेक करना है, मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स क्या होता है, जब पेशेंट अपनी मूवमेंट्स करता है, अपने हाथ पैर उठाता है, चलाता है, बात करता है, आपसे मुंह चला रहा है ना, तो ये सब चीज कहलाती है मोटर रेस्पॉन्सेज। ठीक है, अब लोकलाइज टू पेन का मतलब क्या है, सपोज करो मैं अपने पेशेंट को यहाँ से पिंच कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेन दे रहा हूँ। जब मेरा पेशेंट अपने हाथ से इस पेन सोर्स को, पेन सोर्स क्या है, ये पिंचिंग है, तो अगर मैं यहाँ से पिंच कर रहा हूं तो वो इस पिन हाथ को नहीं, इस पिंच वाले सोर्स को हटाए, यानी कि जब वो पेन सोर्स को रिमूव करे तो वो कहलाता है लोकलाइज टू पेन। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट को पेन स्टिमुलाई दे रहे हो, आपने क्या दी, पेन स्टिमुलाई दी पेशेंट को, और पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने फाइंड किया, फाइंड द पेन सोर्स, पेन सोर्स को उसने फाइंड किया और उसको क्या कर दिया, रिमूव किया, है ना, उसने रिमूव कर दिया पेन सोर्स को। तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी लोकलाइज टू पेन, और उसमें स्कोरिंग जाती है 5। तो ऐसी कंडीशन पे आपकी मोटर स्कोरिंग चली जाती है M5। ठीक है, तो आगे चलते हैं M4। अब यहाँ पे है विदड्रॉज फ्रॉम पेन। अब देखो दोनों कंडीशन सेम सेम है, यहाँ पे लोकलाइज टू पेन था, यहाँ पे विदड्रॉज फ्रॉम पेन है। अब इसका मतलब, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब लोकलाइज टू पेन वो क्या कर रहा था, अगर वो पेन सोर्स को ढूंढ रहा था और उसे हटा रहा था। ठीक है, तो ये था आपका लोकलाइज टू पेन। ठीक है, लेकिन विड्रॉज पेन में क्या होगा कि पेन सोर्स तो है, लेकिन वो पेन सोर्स को नहीं ढूंढेगा, जिस पार्ट पे पेन फील हो रहा है उसको रिमूव करेगा। ठीक है, उसको विड्रॉ करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पिंच कर रहा हूं, तो मेरे हाथ को वो ढूंढ के मेरे हाथ को नहीं हटाएगा, वो अपने हाथ को जहां पे उसे पेन हो रहा है वो उसको ही हटाएगा, उसको विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है विड्रॉज फ्रॉम पेन। तो ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, पेशेंट को पेन स्टिमुलाई दी, पेन स्टिमुलाई, इसने फील करा पेन को और विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ द पेन साइट। दिख रहा है ना, देखो इसमें ये पिंच कर रहा है यहाँ पे, और ये अपना हाथ यहाँ से मूव कर रहा है, इसे विड्रॉ कर रहा है, तो ये कहलाता है विड्रॉज फ्रॉम पेन। ठीक है, तो आगे चलते हैं M3। M3 में क्या आएगा, सॉरी इसमें देख लेते हैं। अगर ये वाली जो कंडीशन होगी जिसमें आप पेशेंट विड्रॉ करेगा पेन से, तो वो कंडीशन कहलाएगी M4। वो कंडीशन क्या कहलाएगी, M4। ठीक है, एक वर्बल के अंदर एक रेस्पॉन्स और आता है जिसमें आप मेंशन करते हो कई बार, तो मैंने आगे क्वेश्चन रखा है तो उसमें हम उसको क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, मोटर रेस्पॉन्स। अब ये थर्ड स्कोरिंग कब दोगे आप, जब पेशेंट आपका एबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीकॉर्टिकेट। एक कंडीशन है, अभी हम इस पे बात करेंगे। पहले आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब समझ लो। ठीक है, ये मेरा हाथ है। ठीक है, अब ये सामने है, दैट इज योर एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन का मतलब जब मैं से अपनी बॉडी के पास लेके आऊंगा, है ना, अगर मैं इन दोनों हाथों को अपनी बॉडी के पास लेके आ रहा हूं, दैट इज योर फ्लेक्शन। क्या है ये, फ्लेक्शन है। ठीक है, अगर मैं अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा हूं, इनको एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे बिल्कुल, दैट इज एक्सटेंशन। ठीक है, अगर आप इसे पास लेके आ रहे हो तो ये क्या है, फ्लेक्शन है। तो वही कह रहा है कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जब आप पेशेंट को क्या देते हो, पेन स्टिमुलाई देते हो,
पेशेंट इसको फील करता है, और फील करेगा तो क्या करेगा वो, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा। जैसे मान चलो आप किसी को कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपको स्टमक पेन होता है तो आप क्या करते हो, अपने घुटनों को अपनी छाती के पास लेकर सिकुड़ से जाते हो, बच्चे की तरह सिकुड़ जाते हो, वो है फ्लेक्शन, वो क्या कहलाता है, फ्लेक्शन। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि पेशेंट को आप पेन दे रहे हो तो पेशेंट क्या कर रहा है, अपने हाथों को, ठीक है, ये देखो इसने अपने हाथ मोड़ लिए ना, ऐसे ऐसे मोड़ के इसने, और यहाँ पे ये देखो सी शेप बना रहा है, इसके हाथ सी शेप बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। दोबारा देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे, ये देखो दिख रहा है, ठीक है, इसने अपने कोहनियों को यहाँ से फ्लेक्स करा, फ्लेक्शन, ठीक है, और ऊपर जाके अपने हाथों को ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कर लिया, तो ये क्या बना दिया इसने, सी शेप बना दिया, ये देखो ये सी शेप बन गया। तो इसमें इसको याद रखने का यही पॉइंट है, हमारा ये कौन सा है, डी कॉर्टिकेट, क्या है ये, डी कॉर्टिकेट। डी कॉर्टिकेट में जो सी है, सी का मतलब क्या है कि उसके जो हैंड्स हैं, उसके जो हैंड्स हैं उसकी पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन यानी हैंड में भी रिस्ट, तो उसकी पोजीशन रहेगी सी शेप, कैसी रहेगी, सी शेप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डी कॉर्टिकेट कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको, डी कॉर्टिकेट, जिसमें पेशेंट आप पेन स्टिमुलाई दे रहे हो, पेन स्टिमुलाई देके पेशेंट अपने आर्म्स को फ्लेक्स कर ले रहा है और रिस्ट की सी शेप बना दे रहा है, तो वो कंडीशन कहलाती है डी कॉर्टिकेट, और हम उसको बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। और ऐसे केस में स्कोरिंग चली जाती है मोटर रेस्पॉन्स की 3, ठीक है। ये देखो सी जब बना रहा है ना, मूव टूवर्ड्स द कोरा कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मोड़ लेता हूं उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटेंशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लेक्शन हो रहा था, आप पेन स्टिमुलाई दे रहे थे, पेशेंट अपने हाथों को मोड़ रहा था, तो वो कहलाता फ्लेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, आप पेशेंट को पेन स्टिमुलाई दे रहे हो, अब पेशेंट फ्लेक्स नहीं कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, जितना एक्सटेंड कर सकता है उतना एक्सटेंड कर रहा है। अब एक्सटेंड करेगा तो जब वो फ्लेक्स कर रहा है तो उसने एल्बो मोड़ी और रिस्ट को भी ऐसे मोड़ लिया। अब एक्सटेंशन कर रहा है तो हैंड्स भी स्ट्रेट करेगा और एल्बोज को भी ऐसे स्ट्रेट कर लेगा, बिल्कुल, है ना, ऐसे। अब ऐसे पीछे की तरफ मोड़ेगा, ऐसे मोड़ेगा उन्हें वो, ये पूरा एक्सटेंड हुआ और ये भी पीछे की तरफ मुड़ गई, ठीक है। तो इसमें देखो ये एल्बो एक्सटेंड हुई और ये भी पीछे की तरफ चली गई है, तो वो ई शेप बना रही है, यहाँ पे क्या बना रहा है, ये ई शेप बना रहा है ना। ध्यान से देखो, ये एक्सटेंड हुआ, ये वाला हाथ पूरा एक्सटेंड हुआ, एल्बो एक्सटेंड हो गई, और यहाँ पे इसने अपने हाथों को भी पीछे मोड़ा, ऐसे पीछे मोड़ा, ठीक है। तो ये थंब से ई शेप बना रहा है ऐसे। तो ई शेप का मतलब क्या होता है, डी सेरिब्रेट, क्या होता है इसका, डी सेरिब्रेट। ये देखो एक्सटेंशन दैट इज डी सेरिब्रेट। तो डी सेरिब्रेट में जो ई आ रही है बार बार, इस ई का मतलब क्या है कि पेशेंट क्या करेगा, ई शेप की आपको अपीयरेंस देगा रिस्ट की, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर रिस्ट की ई शेप की अपीयरेंस आ रही है ना, जैसे ये ई होती है ना। तो अगर पेशेंट को आप पेन स्टिमुलाई दे रहे हो और उसकी जो मूवमेंट है, मोटर रेस्पॉन्स है, उसमें एक्सटेंशन आ रहा है और वो कैसी, उसकी रिस्ट की शेप कैसी बन जा रही है, ई शेप की बन जा रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम स्कोरिंग देते हैं 2 और हमारी स्कोरिंग चली जाती है M2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मोटर रेस्पॉन्स, फिर वो लास्ट वाला जिसमें आप कितने भी उसे पेन स्टिमुलाई दो, कितना भी उसे वर्बल रेस्पॉन्स पूछो, वो आपको कोई भी मूवमेंट करके नहीं दिखाएगा, तो उसमें स्कोरिंग चली जाती है 1 और हमारी मोटर स्कोरिंग आ जाती है M1, ठीक है। तो आपने पढ़ा अभी तो आगे देख लेते हैं इसमें। ये तो उसने थोड़ी वो दिखा रखी है मोटर रेस्पॉन्सेज। देखो ये एक्सटेंशन है, इसने अपना, ये नॉर्मल है, ये वाला इसका पार्ट नॉर्मल पार्ट है ना। अब जैसे ही पेशेंट को आपने पेन दिया, यानी कि वो किस कंडीशन में था, डी सेरिब्रेट कंडीशन हो रही है, ठीक है। डी सेरिब्रेट में क्या होगा, पेशेंट एक्सटेंड करेगा, ये उसने अपनी एल्बो एक्सटेंड कर ली, यहाँ पे देखो नॉर्मल ये हैंड ऐसा होता है, ऐसा है उसका, और जब उसे पेन हुआ तो उसने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, और ये देखो ये भी एक्सटेंड कर लिया, बाहर की तरफ चला गया, है ना। तो ये थंब जो है, ये थंब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये थोड़ा सा ई शेप बनेगा, है ना। यहाँ पे देखो उसने पूरा एक्सटेंड कर लिया अपना, और यहाँ पे ये लेग नॉर्मल ऐसा था नन में, ठीक है, और एक्सटेंशन में ये पूरा ऐसे स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब फ्लेक्शन देखो, फ्लेक्शन में क्या कर रहा है, इसने अपनी एल्बोज मोड़ ली हैं, और ये देखो इसने एल्बोज मोड़ी और इसको भी ऐसे मोड़ लिया है ना, तो ये बेसिकली सी टाइप का लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ओबेज कमांड, पेशेंट ओबेज कमांड कर रहा है, आपने बोला कि उसे ये फ्लिंच बनाओ, मुट्ठी बनाओ, तो उसने मुट्ठी बना के आपको दिखा दी, ठीक है। और ये देखो लोकलाइजिंग, लोकलाइजिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे पेन दे रहे हो, हम सुप्रा ऑर्बिटल पेशेंट को पेन दे रहे हैं, सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर आईब्रो पे, तो वो उस हाथ को उस पेन सोर्स को हटाने का कोशिश कर रहा है, दैट इज लोकलाइजेशन टू पेन। तो ये थे आपके मोटर रेस्पॉन्सेज, जिसमें हमने 6 रेस्पॉन्सेज देखे, ठीक है।
अगर पेशेंट कमांड फॉलो कर रहा है तो स्कोरिंग जाएगी 6। अगर पेशेंट पेन के रिगार्डिंग लोकलाइज यानी कि पेन को ढूंढ के पेन हटा रहा है, उस स्कोर में जाएगी 5। अगर पेशेंट विड्रॉ कर रहा है, जो पेन सोर्स से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, पेन सोर्स को नहीं हटा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जाएगी 4। अगर पेशेंट आपका एबनॉर्मल फ्लेक्शन यानी कि डीकॉर्टिकेट वाली कंडीशन दिखा रहा है, जिसमें वो सी शेप का बनाता है, एल्बोज को फ्लेक्स कर रहा है और रिस्ट को ऐसे सी शेप में बना लेता है, तो उसमें स्कोरिंग जाएगी 3। और अगर पेशेंट आपका पेन से एक्सटेंडेड अपने हाथों को पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करके और ऐसे पीछे की तरफ मोड़ दे रहा है, तो वो उसमें कंडीशन जाएगी 2 स्कोरिंग जाएगी। और अगर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, चाहे आप उसे कितना भी पेन दो, चाहे कुछ भी करो, तो ऐसी कंडीशन में स्कोरिंग जाएगी 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हम टोटल स्कोर की बात कर लेते हैं। आपने तीनों पैरामीटर्स देख लिए, आई रेस्पॉन्स देख ली, वर्बल रेस्पॉन्स देख लिया, मोटर रेस्पॉन्स देख लिया। आपने एक चीज नोटिस करी कि इन तीनों पैरामीटर्स में पहली बात तो जीरो स्कोरिंग कहीं नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा, यानी कि हमने सबका मिनिमम स्कोर कितना है 1, तो अगर वो 1 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की कंडीशन अच्छी है। जैसे ही आपका जीसीएस स्कोर गिरेगा यानी नीचे की तरफ आएगा, तो पेशेंट की कंडीशन वॉशन हो रही है, खराब हो रही है। ठीक है, तो उसमें हमें इंटरवेंशन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि टोटल स्कोर कितना होता है। ई का स्कोर कितना है टोटल, E4 4 पैरामीटर है, प्लस वी का स्कोर कितना है 5, प्लस मोटर का स्कोर कितना है 6, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो टोटल स्कोर 15। ठीक है, तो मिनिमम स्कोर कितना होगा, आपने देखा कि आई रेस्पॉन्स में 1 स्कोरिंग थी, वी रेस्पॉन्स में भी 1 स्कोरिंग थी, और मोटर रेस्पॉन्स में 1 स्कोरिंग थी, तीनों के अंदर 1 1 स्कोरिंग थी। तो टोटल मिनिमम स्कोर कितना हो गया 3। तो टोटल मिनिमम स्कोर, टोटल स्कोर तो हो गया 15, मिनिमम हो गया 3 और मैक्सिमम कितना हो गया 15। तो कभी भी कई बार अगर आपसे कोई पूछे कि जीसीएस के अंदर मिनिमम स्कोर कितना होता है ना, कई बार ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, कई बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ जीसीएस। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ जीसीएस, ठीक है, अगर ये एमसीक्यू में है तो उसका पहला ही ऑप्शन होगा 0। और हम क्या सोचते हैं कि हाँ मिनिमम 0 से ज्यादा क्या मिनिमम हो सकता है, माइनस में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। लेकिन कभी भी जीसीएस का स्कोर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि आपने देखा कि उसके 3 पैरामीटर्स थे और किसी भी पैरामीटर की स्कोरिंग 0 नहीं थी। सबसे छोटी रेस्पॉन्स की वो कितनी स्कोरिंग कितनी थी 1, तो तीनों की कितनी हो जाएगी 3। तो व्हाट इज द मिनिमम स्कोर स्कोरिंग ऑफ जीसीएस, दैट इज योर 3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई टोटल रेस्पॉन्स कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। ठीक है, और 0 कभी भी जीसीएस की स्कोरिंग नहीं आ सकती। ठीक है, आगे चलते हैं इंटरप्रिटेशन। अब इस स्कोरिंग के बेस पे आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे। अगर आपकी स्कोरिंग 13 से 15 के बीच में जा रही है, तो आपके पेशेंट की जो हेड इंजरी या फिर जो क्रिटिकल वो है, या फिर लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है, वो कैसा है, माइल्ड सीवियर है ना। और हमें इस पेशेंट में क्या करना है, स्टेबल, आपका पेशेंट स्टेबल है, बस आपको ऑब्जर्व करना है नॉर्मली जो आप करते हो ना। तो अगर 13 to 15 है तो आपकी पेशेंट स्टेबल पेशेंट है। ठीक है, अगर जीसीएस की स्कोरिंग कैसी जाती है 9 से 12 चली जाती है, तो उसमें सीवियरिटी कैसी है, मॉडरेट। आपको क्या करना है, क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, यानी कि पेशेंट को 24 आवर मॉनिटर के अंडर रखना है, ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना है। ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है कब, जब आपका पेशेंट का जीसीएस स्कोर 9 to 12 जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका पेशेंट का स्कोर 3 to 8 यानी कि 8 से लेस देन 8 और इक्वल टू 8 आ रहा है, तो कंडीशन कैसी है, सीवियर कंडीशन है, जिसमें आप पेशेंट को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, आईसीयू, और पेशेंट को कहां पे लेना पड़ेगा, आपको वेंटिलेशन पे लेना पड़ेगा। ठीक है, कहां पे लेना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे। ठीक है, आई होप आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई होगी। अब एक बार इसका पूरा वो देख लेते हैं, समराइज देख लेते हैं। आपने देखो हमने पढ़ा जीसीएस, ठीक है, जिसमें आपने आई रेस्पॉन्स पढ़ा, आई रेस्पॉन्स के अंदर 4 स्कोरिंग्स थी, 4 पैरामीटर्स थे। वर्बल रेस्पॉन्स पढ़ा, जिसमें आपने 5 पैरामीटर्स पढ़े। मोटर रेस्पॉन्स, जिसमें आपने 6 पैरामीटर्स पढ़े। ठीक है, जीसीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ई वी एम। मिनिमम स्कोर कितना होता है 3, अभी बताया। मैक्सिमम स्कोर 15। ठीक है, अगर पेशेंट 13 से 15 के बीच में है तो माइल्ड ब्रेन इंजरी हो सकती है, इसमें पेशेंट को हम स्टेबल यानी कि सिर्फ स्टेबल रख सकते हैं। 9 से 12 है तो मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, और 8 और 8 से लेस है तो उसमें सीवियर ब्रेन इंजरी है और कॉमा, जहां पेशेंट को इंटुबेट करते हैं। ठीक है,
अगर आपका पेशेंट का जीसीएस 8 से नीचे जाता है तो आपको किसको प्रोटेक्ट करना है, एयरवे प्रोटेक्शन दें, यानी कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ेगा। अगर आपका पेशेंट सपोज करो वार्ड में है और आपका पेशेंट आपके पास है और उसका जीसीएस गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट करना है क्रिटिकल एरियाज में, ठीक है। डॉक्टर को इन्फॉर्म करो और पेशेंट को शिफ्ट कर दो क्रिटिकल एरिया में, ठीक है। हमें वहां पे वेट नहीं करना है किसी फर्दर चीज के लिए कि हम ऑब्जर्व कर लेते नहीं। अगर आपके पेशेंट का जीसस गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन में कुछ ऐसा चल रहा है जो आगे जाके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करके पेशेंट को शिफ्ट आउट करवा देना है आईसीयू में, ठीक है, क्रिटिकल एरिया में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, एक पेशेंट है जो आईज ओपन कर रहा है, यानी कि आई रेस्पॉन्स है किससे, पेन से, और ये हो गया आई रेस्पॉन्स टू पेन, ठीक है। स्पीक इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि वो बोल रहा है लेकिन कुछ भी बोलता रहा है, कुछ भी इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स है। और इसमें क्या आ गया, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। विड्रॉज फ्रॉम पेन, पेन से हटा रहा है, ठीक है। तो मोटर में क्या आ गया, विदड्रॉ आ गया, ठीक है। आई में पेन है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है और विदड्रॉ है। तो इसका आंसर आप दो, मैं 5 सेकंड के लिए वेट करता हूँ, आप अपना आंसर देखो, फिर हम इसको टेबल में से देख के आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड हो गए। आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो अब देखो क्या कह रहा था वो, आई कहां पर है, पेन पे, ठीक है। वर्बल में क्या था, वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा था, ठीक है। मोटर में कहा था, वो विड्रॉ कर रहा था कहां से, पेन से। तो इन तीनों को टोटल कर दो, E2V3M4, तो यहां पे क्या आ गया, E2V3M4, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, तो आपका जीसीएस स्कोर कितना आ गया, 9। अब 9 कहां पे आ रहा है, 9 to 12, यानी कि मॉडरेट ब्रेन इंजरी है इस पेशेंट को। कैसी इंजरी है, मॉडरेट ब्रेन इंजरी है, ठीक है। मैं इसके यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। दूसरा केस सिनेरियो देखते हैं। अ पेशेंट ओबेज कमांड बट इज डिसोरिएंटेड एंड ओपन आईज ओनली टू पेन। अब क्या कह रहा है, पेशेंट ओबेज कमांड, यानी कि मोटर मोटर रेस्पॉन्स बता दिया उसने, ओबेज कर रहा है कमांड को, यानी कि ये तो पहला ही था सबसे ऊपर, तो ये M6 हो गया यहाँ पे, है ना, इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है। कह रहा है डिसओरिएंटेड है, डिसओरिएंटेड यानी कि उसने क्या बताया, आपका वर्बल रेस्पॉन्स बता दिया है। वर्बल डिस्टेंट डिसओरिएंटेड यानी कि पेशेंट कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूज किस पे था, V5 पे, कितने पे था, सॉरी V4 पे, V5 तो उसका ओरिएंटेड था, V4 जो कंफ्यूज वाला था, है ना। नेक्स्ट आपका वो कह रहा है ओपन आईज ओनली टू पेन, आईज ओपन कर रहा है ओनली टू पेन, तो पेन का इसका मतलब E2, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका E2V4M6, तो 6 4 10 2 12, और ये भी किस में चला गया, आपका मॉडरेट इंजरी में चला गया, ठीक है। एक बार देख लेते टेबल में, I2 पेन, आई पेन पे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंफ्यूज यानी कि डिसओरिएंटेड है, तो V4, ओबेज कमांड दैट इज M6, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6 4 10 2 12, तो 12 हमारा स्कोर जीसीएस का आ रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, आपका मॉडरेट में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थर्ड सिनेरियो, यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट कैसा है, स्पॉन्टेनियसली आंख खोल रहा है, यानी कि आई स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है, तो 4, आई के 4 पैरामीटर है। E4, नो वर्बल रेस्पॉन्स, पेशेंट कैसा है, इंट्यूबेटेड है, यानी कि ट्यूब उसको उसके माउथ में ईटी ट्यूब पड़ी है। तो ऐसे केस में आपका पेशेंट का स्कोर चला जाएगा VET, यानी कि वर्बल रेस्पॉन्स पेशेंट का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पेशेंट एंट्रोट्रेकियल ट्यूब पर है। आप ट्यूब हटाओगे तभी तो आप असेस कर पाओगे ना कि पेशेंट बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो भी है। तो ऐसे केस में उसका हम उसको मेंशन करते हैं ईवीटी, या फिर अगर आपका पेशेंट ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पे है तो वहां पे वीटीटी आ जाएगा, या फिर जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना लेके हम वीटी कर देते हैं, पेशेंट ट्यूब इंट्यूबेटेड है, ट्यूब डली हुई है पेशेंट को, ठीक है। तो तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट लोकेलाइज टू पेन, लोकेलाइज टू पेन कितने पे था, देखो लोकेलाइज टू पेन 5, तो हमारा लोकेलाइज टू पेन कहां चला गया, आपका मोटर रेस्पॉन्स M5, तो ये आ गया आपका E4VTM5, और यहाँ पे भी टी कौन सी, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड ऐसा सिनेरियो जिसमें पेशेंट को ट्यूब डली हुई हो, और उस केस में आप क्या करोगे, वी को आप टी या ईजीटी से भी डिनोट कर सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। मेरी तरफ से ये क्लियर हो गया है। आई होप आपको जीसीएस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपने कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज दें, आपको वीडियो कैसी लगी, क्या नया सीखने को मिला, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी मोटिवेशन हमें मिले न्यू वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। आई होप आज के बाद आप जीसीएस पे कभी अटकेंगे नहीं, है ना, ऐसे तुक्का नहीं लगाएंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको फिर से अपने एंड पे भी आपको इसको नोट्स बना के इसको पढ़ना है ना। एक बार के पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप ये सोचे कि मेरी यहाँ पे वीडियो अटेंड कर ली, क्लास अटेंड कर ली और आपको आ जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मुझसे जितना हो सका है मैंने उतने सिंपल वे में आपको समझाया है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। और मेरा यही है कि भाई आप इसको एक दो बार खुद से भी पढ़ें, है ना, तभी आपको जीसीएस उसमें आए, रूटीन में आएगा, ठीक है। जीसीएस बहुत क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इनको असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है बीइंग अ नर्सिंग। तो आई होप इट विल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।